दोस्तों जय, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। पूरे देश में इस वक्त मुख्तार अंसारी की चर्चा बनी हुई है। मुख्तार अंसारी के मौत को लेकर के ये तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी मौत सामान्य मौत नहीं है बल्कि एक हत्या है। स्लो पॉइजन का भी आरोप लगाया जा रहा है। उनके पुराने लेटर भी जाहिर किए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम उसमें उन्होंने आरोप लगाए अपने लेटर में। फिर यह भी पता चलता है कि उन्होंने हाल ही में 8-10 दिन पहले जो है एक और लेटर अदालत में दे रखा था, उसमें आरोप लगाया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिए जा रहे थे। उनके बेटे ने भी जो है डिमांड की है कि जो है इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। तो तमाम तरह की चीजें हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या विरोधी खेमे से जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं क्या वो इतने ही महफूज हैं? क्योंकि अगर वो जेल से बाहर हैं तो उनको जेल में डालने के पूरे इंतजाम हो जाते हैं। अगर जेल में हैं तो फिर उनके हत्याओं का भी शक होने लगता है कि कब उनकी हत्या हो जाएगी। कई मामले देखने पे आ चुके हैं। अतीक अशरफ के साथ ऐसा ही हुआ था। आजम खां भी जेल में है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं उनके समर्थकों की तरफ से कि कहीं ऐसा ही कांड उनके साथ भी ना हो जाए। तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कुछ जगहों पे खुशी में ढोल ताशे नगाड़े सब कुछ पीटे जा रहे हैं, पटाखे भी छोड़े जा रहे हैं। खैर, किसी की मौत पर इस तरह से जश्न मनाना गिद्धों का काम है, क्योंकि सबसे ज्यादा खुश वही होते हैं। लेकिन देश की जो सबसे बड़ी सियासी पार्टी मौजूद है हमारे यहां, वो क्या कर रही है? चुनावी बॉन्ड में करोड़ों रुपए डकार लिए जाते हैं। जिन दवाइयों के टेस्ट फेल हो जाते हैं उन्होंने भी, उन कंपनियों ने भी जो है बीजेपी को चुनावी बॉन्ड दे रखे हैं, चुनावी चंदा दे रखे हैं। कई नेता जो बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व थे, जिनके खिलाफ जांचें चल रही थी, उन पर भी जांच बैठती है तो पता चलता है कि अगर वो इलेक्टोरल बॉन्ड दे देता है, चुनावी चंदा दे चुका है, तो उसके मामले बंद हो जाते हैं। कुछ नेता भारी जिंदगी भर जिनके ऊपर करप्शन के चार्ज लगते रहे, बीजेपी ने भी इल्जाम लगाया, खूब डकारा अपनी रैलियों में कि फलां ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन बाद में अगर वही इनकी पार्टी में आ गए तो बिल्कुल बगुले की तरह साफ पाक हो गए, केसेस भी बंद हो गए। ऐसा कई चीजों में देखने को मिला है। लेकिन बीजेपी की तरफ से, या फिर यूं कहें कि एक बड़ा कांड ऐसा हो गया जिसकी उम्मीद खुद बीजेपी ने भी नहीं की होगी, चाहे संघ हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इनकी जो भी संस्था रही हो। अब सबको माथा पकड़कर बैठना पड़ सकता है, क्योंकि जिस अरविंद केजरीवाल को इन्होंने बहुत ही हल्के में लेकर के पहले तो ट्रोल किया, ट्रोल करने के बाद इनके ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाए गए, इनके बड़े बड़े नेताओं को जेल में ठूंस दिया गया। लेकिन जब केजरीवाल की नौबत आई तो ऐसा लगा कि केजरीवाल खुद ही चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि पूरी तैयारी यह हो चुकी है कि तो जेल से हम काम शुरू करेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। और माना यह भी जाता है कि भारत के इतिहास में यह पहली बार है कि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर वो जेल में है और जेल से ही वो सरकार चलाएगा। अदालत में इसके लिए केस भी फाइल होता है कि नहीं, केजरीवाल को जेल में सुविधाएं मुहैया ना कराई जाए, उसको जेल के अंदर सरकार ना चलाने दिया जाए, लेकिन तमाम मामले खारिज हो जाते हैं। लेकिन एक बात है, केजरीवाल का मामला अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। केजरीवाल ने जिस तरह से दिल्ली के अस्पतालों का, दिल्ली के स्कूलों का, और जिस तरह से केजरीवाल ने अपना पूरा प्रचार, अपने चुनावी प्रचार में सबसे ज्यादा अपने किए हुए काम को लेकर के जनता के बीच गया और जनता से वोट मांगना शुरू किया, ये केजरीवाल ने एक नया काम कर दिया। और जब यही काम अब इंडिया गठबंधन बनने के बाद शुरू हो रहा है, तब देखिए पूरा अपोजिशन केजरीवाल को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन केजरीवाल का मामला बहुत दूर तक गया। अमेरिका की तरफ से भी बयान आ गया, जर्मनी के नेताओं की तरफ से भी बयान आ गया, राष्ट्राध्यक्षों बड़े बड़े नेताओं की तरफ से आ गया। बदले में भारत सरकार ने क्या कहा? बदले में सरकार ने कहा कि हमारा निजी मामला है, आंतरिक मामला है, इसमें हम बाहरी लोगों का दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आपके आरोपों को खारिज करते हैं, आपके बयानों को खारिज करते हैं। उनके एम्बेसडर को बुला लिया, दूतावास राजदूत को बुला लिया, दुनिया भर की कड़ी फटकार लगाई। ऐसे ही करके न्यूज चैनल लिख रहे हैं, समन किया गया, खूब खरी खोटी सुनाई, तरह तरह की बातें की जाएगी। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि अब तो मामला संयुक्त राष्ट्र में पहुंच गया है, और जब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से बयान आता है तो आप यह भी नहीं ढंग से कह सकते इस बात को लेकर के कि यह हमारा आंतरिक मामला है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत भी है। अस्थायी सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र के चीफ का ओहदा भी संभाल चुका है अभी हाल कुछ सालों पहले। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र की तरफ से यह बयान आ रहा है तो सवाल उठ रहा है कि उनको जवाब देने के लिए आपके पास बढ़िया अच्छे शब्दों का कुंजी भी होना चाहिए, ताकि आप बढ़िया शब्दों का इस्तेमाल करके उनको समझा सकें कि आपका पक्ष क्या है।
विपक्ष की हालत यह है कि जो कांग्रेस पार्टी इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रही है वो ये है कि उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। 1700-1800 करोड़ जुर्माने के तौर पर इनकम टैक्स ने इनके ऊपर लगा दिया है, मांग रहा है जुर्माना, पेनाल्टी। तो जिस कांग्रेस के खाते बंद हैं उसके पास पाई पाई के पैसे के मोहताज हो चुके हैं, वो लाले पड़ रहे हैं उनके पैसे के कि पैसे आपके लाएं तो कहां लाएं, नेताओं के प्रचार कैसे होंगे, चुनावी बैनर कैसे बनेंगे, पोस्टर कैसे बनेंगे, कार्यकर्ताओं को पैसे कैसे दिए जाएंगे, खर्चे कैसे उठाए जाएंगे। उसके सामने ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर वो चुनाव कैसे लड़ेगी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी या फिर सत्तारूढ़ पार्टी जो है, क्या वो अपोजिशन को बिल्कुल ही आर्थिक रूप से दबा देना चाहती है? अब वो दौर तो नहीं है कि कागज और कलम से पोस्टर लिख करके कहीं लिख दिया जाए, चिपका दिया जाए, क्योंकि जब करोड़ों रुपए का बजट तैयार होता है चुनाव पार्टियों के पास प्रचार करने के लिए, तब उस बजट में कांग्रेस को आप कहां देखते पाएंगे। इसका भी मुद्दा यूनाइटेड नेशन में पहुंच गया और यूनाइटेड नेशन में इन दोनों ही मामलों में, यानी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के जो खाते फ्रीज कर दिए गए, इन दोनों ही मामलों में बयान दिया बकायदा। तो जो बयान दिया, अगर आप उसको गौर से पढ़ेंगे तो आप इस मामले की गंभीरता को समझ सकते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है और हम उनको क्या जवाब दे रहे हैं। मैं बताऊंगा कि जो जवाब दिए जा रहे हैं अब तक दूसरे देशों को, किस हद तक वो खोखले हैं और खुद हमारे ही ऊपर सवाल उठ रहे हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जरा ये देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र ने जब इस पूरे मामले को लेकर के सवाल उठाया तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है, जनरल सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, उनके प्रवक्ता जो हैं स्टीफन दुजारिक, उन्होंने अपने बयान में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में अन्य चुनाव वाले देशों की तरह राजनीतिक और नागरिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जिससे हर कोई स्वतंत्र निष्पक्ष माहौल में मतदान करने में सक्षम होगा। उनका कहने का मतलब यही है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका पालन होगा, अच्छे से मतदान होगा, लोग अपने दिमाग से बिल्कुल फ्री होकर के, आजाद होकर के, संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा करके, उनकी निष्पक्षता, उनके क्रियाकलाप के ऊपर भरोसा करके वोट देंगे, और ऐसा वो उम्मीद करते हैं। ऐसा उनको बयान देने की जरूरत क्या पड़ी, यहां ये भी सवाल है। लेकिन जब जर्मनी और अमेरिका के राजदूतों को आप ये कहते हैं कि आपको हक नहीं है, हमारा आंतरिक मामला है सवाल उठाने का, तो यहां यह भी सवाल उठता है कि सवाल किसने उठाया और किसने किसके आंतरिक मामलों में दखल दिया। अगर मोदी सरकार यह कहती है कि अमेरिका को हक नहीं है कि आप हमारे निजी मामलों में दखल दें, तो साहब ज्यादा दिन दूर की बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारे मोदी जी की यारी दिखाने के लिए पूरी मीडिया भरी पड़ी है। देख लीजिए उनके मीडिया के रवैये को, और यह भी देख लीजिए कि हाउडी मोडी करते हुए ह्यूस्टन में जाकर के, अमेरिका के ह्यूस्टन में जाकर के हमारे मोदी जी ने कौन से गुड़ गोबर करके आए थे। उन्होंने वहां जाकर के अब की बार ट्रंप की सरकार, ट्रंप के हाथों को लेकर के लहरा रहे थे कि अब की बार ट्रंप की सरकार, दूसरा देश, वो भी वो देश जिसके साथ हमारे राजनयिक अच्छे संबंध हैं, उस देश में जाकर के दूसरे देश का विदेश का नेता, यानी अमेरिका के लिए भारत एक विदेशी नेता है, एक विदेशी नेता आते हैं अमेरिका में, और अमेरिका में आकर के वहां के सिटिंग प्रेसिडेंट उनका हाथ खड़ा करके कहते हैं कि अब की बार ट्रंप की सरकार। क्या एक दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को यह हक बनता है कि वो दूसरे देशों में जाकर के वहां किसी एक खास पॉलिटिकल पार्टी का, एक पॉलिटिकल पार्टी के मेन चीफ लीडर का प्रचार करेगी, और बदले में जब सवाल उठते हैं तो ये कहेगी कि भाई ये तो हमारा आंतरिक मामला है। तो अगर ये आंतरिक मामला है तो वो कौन सा बाहरी मामला था? डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका के राष्ट्रपति भी अमेरिकन के लिए उनका आंतरिक मामला है। उसमें भारत के प्रधानमंत्री को किसने यह हक दे दिया कि वो जाएं और वो जाकर के दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष का, वहां के पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता का प्रचार करें? ये भी तो सवाल उठता है। अगर हम इस तरह से दुनिया को जवाब देना शुरू कर देंगे, उनके बातों को नजरअंदाज करना शुरू कर देंगे और ये ठप्पा लगाएंगे कि भैया सब तो हमारा आंतरिक मामला है, आपको हक नहीं है, आपको अधिकार नहीं दिया हमने, तो सवाल यहां यह भी उठेगा, यहां सवाल यह भी उठेगा, मालदीव कौन सा हमारा सगा था? वो कौन सा भारत का हिस्सा था? भारत को भी वहां दखल नहीं देना चाहिए था। अपनी सेना भेजी, वहां की सत्ता को संभालने की कोशिश की, वहां के नेताओं को बचाने की शुरू की, वहां पूरी तरह से बिल्कुल मदद की, पूरी अपनी मिलिट्री भेज करके। श्रीलंका कौन सा अपना था? श्रीलंका के मामले में, तमिलों के मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री, दिवंगत प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उनकी जान तक चली गई, उनको अपनी जान गंवाना पड़ा। आंतरिक मामला। मीडिया कहती है कि भैया यूक्रेन और रशिया के बीच मोदी ने जंग रुकवा दिया, प्रचार करती है, बीजेपी भी प्रचार करती है और मीडिया भी ढोल पीट पीट कर प्रचार करती है कि भाई ये मोदी जी ने जंग रुकवा दिया, जंग रुकवा दिया।
यार दूसरे देशों का मामला था, उनके आंतरिक मामलों में हमें पढ़ने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है पढ़ने की? बलूचिस्तान पाकिस्तान का मामला है, वहां अगर कुछ होता है तो भारत को कोई हक नहीं था वहां बोलने का। अगर यही नजरिया लेकर चले कि भाई हमारे मामले में हक न दिए, बोलने का हक नहीं है, हमारा आंतरिक मामला है, हमारा निजी मामला है, हमारे देश का अपना मामला है, मत बोलिए इसमें। भाई मोदी जी को या मोदी जी से पहले के जो नेता रहे हैं, अभी तक परंपरा चली आ रही है बलूचिस्तान के मामले में बोलने की, हक नहीं था, फिर क्यों बोला? 1971 बांग्लादेश, जब वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जब बांग्लादेश में हालात खराब होने लगे, भारत ने मुक्ति वाहिनी भेजी, पूरी सेना भेज दी, पाकिस्तानियों को सरेंडर करना पड़ा। पाकिस्तान की बहुत बड़ी लार्जेस्ट इतिहास देख लीजिए आप, सबसे बड़ी सेना को वहां सरेंडर करना पड़ा। और जब सरेंडर करना पड़ा तो वो भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान था वो। बांग्लादेश तो बाद में अपने वजूद में आया, जिसको भारत ने सबसे पहले मान्यता भी दे दी देश के तौर पर, लेकिन वो भी तो उनका आंतरिक मामला था। कुछ भी होता आपको उसमें दखल देने की क्या जरूरत थी? हालात यहां ये हो गए हैं कि कनाडा में कोई हमला होता है भारतीय मूल के हिंदुओं के ऊपर, सिखों के ऊपर कोई मामला आता है, अमेरिका में कोई मामला आता है, इंग्लैंड में कोई मामला आता है, ऑस्ट्रेलिया में कोई मामला आता है, सरकार बोलती है, लेकिन उनके तरफ से यह जवाब नहीं आता कि यह हमारा पर्सनल मैटर है, इंटरनल मैटर है। दूसरे देशों की तरफ से एक समझदारी बड़ा अगर वो भी पलटवार करना चाहे, बयान देना चाहे, तो वो भी कह देंगे कि भाई मोदी जी आप जहां हैं वहीं रहिए, ये हमारे देश का मामला है, हमारी सुरक्षा का मामला है, निपट लेंगे हम, समझ लेंगे हम। ये भी तो बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोलते। क्यों? एक फॉरेन पॉलिसी होती है हर देश की, विदेश नीति, जिसका मोदी जी अमेरिका के ह्यूस्टन में जाकर के ट्रंप की सरकार बनवाने के लिए पहले ही पट्टा लगा चुके हैं। 70 साल में जो कमाया था विदेश नीति के लिए, भारत की इतनी मान सम्मान थी, आज यह हालत हो गई है कि बित्ते भर का देश मालदीव आंखें दिखा रहा है, आंखें दिखा रहा। वो कह रहा है भारत अपनी सेना वापस ले जाए, क्विट इंडिया मूवमेंट उसने चला दिया, भारत को हटाओ, बाइकआउट करो, और सरकार अपनी सेना बुला रही है, तैयार हो रही है, पूरी सेना बुलाएंगे। हालत ये हो गई है आज, हालत ये हो गई विदेश नीति की कि आप सोचिए कि जो CANRC लेकर के ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में जो सताए हुए लोग हैं, जो गैर मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन, सबको हम अपने यहाँ आने देंगे, आए हम उनको नागरिकता देंगे। ये शर्तें हैं। क्यों भाई? किसी के देश में क्या हो रहा है उनका वो निजी मामला है, समझ लेंगे, वो समझते भी हैं कई मामलों में। वो क्या जरूरत है आप CA पूरा कानून लेकर के आए, उन देशों का नाम लेकर के कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कांड होते हैं, तो क्या आप साबित कर सकते हैं? भाई आरोप तो सब पर लगाते हैं, आरोप तो दुनिया भर ये लगा रही है कि भारत में अल्पसंख्यकों का बिल्कुल जीना मुहाल कर दिया गया, कोई सहमत हो चाहे असहमत हो। अमेरिका भी अपने यहाँ धार्मिक सालाना रिपोर्ट पेश करता है, धार्मिक लिहाज से उसमें भी आरोप लगते रहे हैं। बड़े बड़े दुनिया के NGOs कहते रहे, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन बड़े बड़े कहते आ रहे हैं, सवाल उठाते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये कह करके पल्ला झाड़ लेने से क्या फायदा होगा कि नहीं ये हमारा आंतरिक मामला है। भाई आंतरिक मामला है तो आप भी तो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, उनके आंतरिक मामलों में आप दखल क्यों दे रहे हैं? सवाल ये है। और भारत की मोदी सरकार अपना पूरा इज्जत का कचरा बना रही है। और याद रखिए, इज्जत मोदी जी की कम नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को उससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क भारतीयों पर पड़ता है और फर्क देश के ऊपर पड़ता है, क्योंकि मोदी जी से देश नहीं है, मोदी जी से देश नहीं है, देश है इसलिए एक पॉलिटिकल पर्सन के तौर पर मोदी जी को भारत के राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर देखा गया है, भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं और तब इनको इज्जत मिल रही है। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले भारत जो चांद पर था, बाद में उतर के जमीन पर आया और लोगों ने देखना शुरू किया कि अरे भाई भारत में तो हवाई जहाज भी है, रेल भी है, मेट्रो भी है, तेल भी है, भेल भी है, सब कुछ है भारत में, बड़ी बड़ी संस्थाएं भी हैं। और अगर ना होती भारत में मोदी जी के आने के बाद, अगर भारत का दौर शुरू हुआ होता विकास का, तो आज बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां मोदी जी बेच ना रहे होते कौड़ियों के भाव में, और उनके यार दोस्त, उनके बड़े बड़े रईस आज इतने अमीर ना हो रहे होते, इतने कारोबार ना चमक रहे होते। कुछ था तभी तो बेच रहे हैं, अगर ना होता तो ऐसा थोड़ी था कि भारत को लोग गाली दे रहे थे, ऐसा नहीं था। भारत का बहुत मान सम्मान रहा है पूरी दुनिया में, भारत की इज्जत रही है, लेकिन उस इज्जत को 2014 के बाद नहीं पहचाना गया, वो इज्जत बहुत पहले से आ रही है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में? मुख्तार अंसारी के केस को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस के खाते सीज होने के मामले में ले लीजिए, चाहे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला ले लीजिए,
इन तमाम मामलों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।